हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज के इस लेक्चर में हम डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ, हेल्थ एंड डिजीज को स्टडी करेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ क्या होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने लाइफ को एक इनविजिबल, इंटेलिजेंट, सब्सटेंशियल सब्सटेंस बताया है जो डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी के फंक्शंस को, सारी उसकी बॉडी की एक्टिविटीज को। लाइफ को ही यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कहा गया है और इसी को हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ एक बैलेंस्ड स्टेट होती है, हमें पता है, जहाँ पर इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल, सोशल वेलबींग सारी चीजें एकदम बैलेंस्ड स्टेट में होती है, हम उसे हेल्थ कहते हैं। तो हमें पता है कि ये सारी एकदम बैलेंस्ड स्टेट होती है हेल्थ, जहाँ पर सारी बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट वे में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और डिजीज क्या होती है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्बेंसेस ऑफ वाइटल फोर्स के कारण जो भी साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली डिजीज का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो हमारे हेल्थ और डिजीज की कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, कंटिन्यूअसली ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन चल रहा है। तो एनवायरनमेंट के ही कुछ फैक्टर्स है जैसे फूड, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, थंडर, इवन मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती हैं। अब ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले ये ट्रिगर करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और फिर वहीं से सारे रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद, जो मतलब वाइटल फोर्स के अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो इस बाहर के जो एक्सटर्नल कॉज है उसके साथ वो फाइट करता है। जब ये उनकी फाइट होती है तो बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। वाइटल फोर्स को बाहर के उस इनिमिकल एजेंट की जो पावर है उसके साथ में फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस स्ट्रगल के बीच में जो इनका आउटकम होता है, इनकी जो फाइट का, वाइटल फोर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो फाइट होती है, जो कॉजेशन है उनके बीच में जब फाइट होती है, तो जो इसका प्रोडक्ट होता है, जो इसका रिजल्ट होता है, विच इज साइन एंड सिम्टम्स। तो हमारी बॉडी में इसका जो रिजल्ट है वो साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में आता है। अब जब यही ढेर सारे साइन एंड सिम्टम्स का हम ग्रुप बना लेंगे तो इनको हम कलेक्टिवली डिजीज का नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में हेल्थ को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देन फिर वो फॉर्म ले लेते हैं डिजीज का। अब ये जो फैक्टर्स है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल फूड। अब फूड में अगर हम जैसे आइसक्रीम खा लेंगे तो वो सोर थ्रोट कॉज कर देगी। वेदर में चेंजेस आ गए, सडनली एकदम वेदर चेंज हो गया, उसके कारण हमारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। बारिश में भीगने के बाद अगर हमें फीवर आ रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। बारिश है मतलब एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर है, उसके कारण हमारी हेल्थ अफेक्ट हुई और हमारे अंदर क्या है? साइन एंड सिम्टम्स आए, उन्हीं को हमने फिर डिजीज का नाम दे दिया। अब हम नर्वस सिस्टम का रोल देखते हैं हेल्थ और डिजीज की कंडीशन में। यहाँ पर स्टुअर्ट क्लॉस ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको एक पावर जनरेटर के साथ में कंपेयर किया है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा क्या है? पावर जनरेटर है। पावर जनरेटर का काम क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करता है। उसी तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पर पावर जनरेटर है जो पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है एनर्जी को। इसी वजह से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो इमीडिएटली सीएनएस क्या हो जाता है? हमारा एक्टिवेट हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद में वो अपनी रिएक्शन से स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस उसको लग रहा है कि अनफेवरेबल है तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। उसे लगेगा स्टिमुलेशन जो मिला है वो फेवरेबल है तो वो उसके लिए उसको प्रोग्रेस कर देगा, उसके काम को आगे बढ़ाने में वो हेल्प कर देगा। जैसे अगर स्टिमुलस यहाँ पर डिजीज कंडीशन मतलब कोई एक्सटर्नल कॉज है जिसके कारण हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं, तो हमारे वाइटल फोर्स डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर लेगा। वहीं अगर ये जो स्टिमुलस है कि मेडिसिनल स्टिमुलस है, क्योंकि अगेन मेडिसिन भी हमारे नर्व्स के थ्रू ही काम करती है, तो जैसे ही अगर इसको मेडिसिनल स्टिमुलेशन मिला है तो वाइटल फोर्स उस तरह से एक्ट करेगा कि मुझे मेडिसिन को पूरी बॉडी में इवनली स्प्रेड करना है ताकि मेडिसिन अपना काम कर सके। अगर किसी ने ध्यान से मियाज्म को पढ़ा हो तो उसमें सोरा, जो मदर ऑफ ऑल मियाज्म है, उसका स्प्रेड भी इसी तरह से बताया कि जो मियाज्म भी है वो हमारी बॉडी में आता कैसे। जो किसी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर कोई सोरा मियाज्म है, उसको बॉडी में ईच हो रही है, कोई इरप्शंस हो रहे हैं, तो उससे वो हमारी बॉडी में कैसे आ रहा है? क्योंकि हम तो मियाज्मेटिक चीजों को ही बिलीव करते हैं, मियाज्मेटिक थ्योरीज पर ही हम स्टडी करते हैं बीइंग अ होम्योपैथ।
तो वो हमारी बॉडी में कैसे आता है? तो जो सोरा का ओरिजिन है, तो सोरा का जो स्प्रेड है वो सेंटिएंट नर्व्स के थ्रू होता है, कि अगर किसी का इरप्शन है, वो उसके अंदर मियाजम प्रेजेंट है, बाय चांस वो इरप्शन भी वहां से हट गया, बट स्टिल उस सरफेस पर वो मियाजम प्रेजेंट है, और जैसे ही हमारी नर्व्स उन कांटेक्ट में आई, वो इस नर्व्स के थ्रू एकदम, जो बारीक बारीक नर्व्स होती है उन्हें सेंटिएंट नर्व्स कहा जाता है, एकदम स्मॉल एंडिंग्स को, तो उन नर्व्स के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, और नर्व्स के पूरे चैनल के थ्रू हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और फिर वो अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को दिखाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी क्या बात आ गई? नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम ही है जो पूरी बॉडी में स्प्रेड करने का काम करता है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी स्प्रेड करे, चाहे फिर वो डिजीज मैनिफेस्टेशंस को सप्लाई करे। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये किस तरह से क्योर कराता है? अगर हम इसका क्योर का डायरेक्शन देखेंगे तो हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। दैट इज, क्योर हमेशा कहाँ से होना चाहिए? अबव से डाउनवर्ड, इनवर्ड से आउटवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई पर्सन में लंग की कंप्लेंट्स है उसको, और उसके साथ साथ उसे स्किन में भी अफेक्शन है, तो हमारा प्राइम एम क्या रहेगा कि हम पहले मेन ऑर्गन को टारगेट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पहले ठीक होना चाहिए रेदर देन उसकी स्किन की कंप्लेंट्स। और क्या बचा? रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्योर, कि जो सिम्टम लास्ट में आया है वही सिम्टम सबसे पहले जाएगा। अगर ए बी सी हुआ है सिम्टम्स का अपीयरेंस, तो वो जाएंगे कैसे? पहले सी जाएगा, देन बी, और देन ए वाला सिम्टम जाएगा। तो इस तरह से हम क्योर करते हैं, और ये सारी चीजें अगेन किसके थ्रू होती हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू होती हैं। इतनी चीजों के अंदर अब हम देखते हैं कि बॉडी में डिजीज डेवलप कैसी होती है। अभी तक हमने देखी हेल्थ ही कैसे, हेल्थ किसे कहते हैं? जहाँ पे सारी चीजें एक बैलेंस्ड कंडीशन में है, सारी चीजें एक प्रॉपर मैनर में परफॉर्म हो रही है, हार्मोनी में है सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम। लाइफ क्या होती है? वाइटल फोर्स होता है जो इस पूरे सिस्टम्स को रन कर रहा है। पर अब इसी हेल्थ की कंडीशन में, इसी जो वाइटल फोर्स है, जब इसमें कोई रीअरेंजमेंट होता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखी क्या क्या हो सकते हैं, अब वो एनवायरमेंट में से कोई सा भी कारण हो सकता है, तो वो उनके कारण जब वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे अंदर साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। इन्हीं साइन और सिम्टम्स को क्या कहते हैं? हम डिजीज कहते हैं। और ये साइन एंड सिम्टम्स क्यों आए? क्योंकि वाइटल फोर्स के साथ में एक्सटर्नल जो कॉजेशन था उनकी फाइट हो रही थी, उन दोनों की फाइट का रिजल्ट निकला साइन एंड सिम्टम्स, जो हमारी बॉडी में एक्सप्रेस हुए। अब इस पूरी फाइटिंग के दौरान वाइटल फोर्स वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर कॉजेशन की जो पावर है वो कम होगी तो वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है अगर उसके कंपैरिजन में, तो वो डिजीज मैनिफेस्टेशंस नहीं दे पाएगा। बट अगर कॉजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वाइटल फोर्स डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होगा। और अगर उसने इस डिग्रेडेशन वाली कंडीशन में कोई मेडिकेशन नहीं लिया तो वाइटल फोर्स इतना डिटोरिएट हो जाएगा कि उसके अंदर हम ऑर्गेनिक पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर टिश्यू चेंजेस आने लग जाएंगे, जैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, अल्सर्स का फॉर्मेशन होना। ये सारी चीजें डिजीज नहीं है, ये डिजीज के सीवियर लेवल के मैनिफेस्टेशन। कि वाइटल फोर्स ने इतनी लड़ाई कर ली और अब वो धीरे धीरे एकदम डेटोरिएशन की कंडीशन में जाते जा रहा है। और अगर इस लेवल पे भी उसको कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वाइटल फोर्स और डिटोरिएट होगा, और डिटोरिएट होगा, और वो पूरा डिक्लाइन हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम डेथ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा अभी तक कि हेल्थ कैसे डिजीज तक कन्वर्ट होती है, और डिजीज से किस तरह से एक पर्सन की डेथ हो सकती है। आगे इस चैप्टर में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने बताया कि साइंस को हमने किस तरह से रिलेट किया है वाइटल फोर्स के साथ में। वाइटल फोर्स और द नेचर ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें जितनी भी चीजें हैं उनको साइंस से कंपेयर किया गया है, स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ हमारी बायोलॉजिकल चीजों को थोड़ा कंपेयर किया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं में मैटर। हम जानते हैं क्या होता है? एक ऐसा जिसे हम देख सकते हैं। मैटर इज अ थिंग विच कैन बी विजिबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैटर होती है जिसे हम देख सकते हैं, फिजिकल थिंग्स को हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर मैटर को कंपेयर किया गया हमारे सेल्स से, टिश्यू से, ऑर्गन से, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, सेल के मल्टीप्लाई को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैटर को टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गन के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एनर्जी। फिजिक्स में जो एनर्जी होती है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पर उन्होंने किससे कंपेयर किया है? वाइटल फोर्स के साथ में, लाइफ के साथ में, जो कि एक पूरी ह्यूमन बॉडी को रन कर रही है, उसके सारे फंक्शंस को डायरेक्ट कर रही है, उनकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है कि किस तरह से फंक्शन परफॉर्म होना है, कहाँ पर काम ज्यादा होना है, कहाँ पर कम हो रहा है। ये सारा रेगुलेशन का काम होता है वाइटल फोर्स का। तो उसको एनर्जी के साथ कंपेयर किया गया है।
और इसी में एक कंसेप्ट ये भी बताया कि जो हम फूड लेते हैं, वो तो फूड हमने लिया, केमिकल लिया, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारी न्यूरल एनर्जी के अंदर। ये सारी प्रोसेस हमारी वाइटल फोर्स के अंदर ही हो रही है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हो रही है। तो एनर्जी को इस तरह से कंपेयर किया है। जैसे हमने देखा है कि मैटर को हम फर्दर जब क्लासीफाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, एटम्स में। एटम्स के अंदर हम और उसको फर्दर क्लासीफाई करें तो उसमें न्यूट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं। उसी तरह यहाँ पर मैटर को ऑर्गन के उससे कंपेयर किया था। एक फिजिकल है जिसे हम फिजिकल सब्सटेंस है जिसे हम देख सकते हैं। तो ऑर्गन के अंदर भी जब उसको फर्दर क्लासीफाई किया तो उसमें क्या आया कि सेल्स आएंगे। सेल्स के अंदर भी कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर और कौन आएगा, सेंट्रोसोम्स आएंगे। तो इस तरह से ये इसके अंदर मैटर को कंपेयर किया गया ऑर्गन के साथ। जो डायनेमो होता है फिजिक्स में, दैट इज पावर जनरेटर, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम फूड से केमिकल एनर्जी ले रहे हैं वो उस केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में और द न्यूरोलॉजिकल एनर्जी के अंदर, नर्व एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से पूरी बॉडी में एनर्जी स्प्रेड हो सके और सारे जो सेल्स हैं, सारे जो टिश्यूज हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। इसी साइंस के साथ होम्योपैथी को कंपेयर किया गया है। जैसे हमने केमिस्ट्री में आयनाइजेशन मेथड पढ़ी थी, जहां पर एलिमेंट भी नहीं, एटम भी नहीं, इनफैक्ट वहां के प्रोटॉन्स, एकदम जो आयन्स होते हैं, उस आयन मतलब एकदम माइन्यूट लेवल हो गया आयन, एक किसी बड़े कंपाउंड का एकदम लास्ट लेवल हो गया आयन, सबसे छोटा वाला पार्टिकल एकदम मिनिमम। तो वो जो आयन है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उन आयन्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा लेते हैं, वो चार्ज क्रिएट करवा लेते हैं। उसी तरह से हमारी होम्योपैथी में यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल डोज और द मिनिमम डोज को कंपेयर किया है कि एकदम मिनिमम डोज जो होता है वो भी ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो पूरे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कर सकें। नेक्स्ट इसमें फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके साथ कंपैरिजन किया है कि जो वेव्स होती हैं वो भी हमें फील नहीं होती। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी कि दो मैग्नेट आपस में चिपक रहे हैं, इनके बीच में वेव्स हैं, पर वो वेव्स हमें फील नहीं हो रही, वो कितनी ज्यादा माइन्यूट लेवल पर है, कितना ज्यादा डायनेमिक लेवल पर है कि हम उसे देख नहीं सकते। उसके अलावा हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर फोर्स सब जगह है बट हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे केवल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन वेव्स को, इन फोर्सेस को हमारे वाइटल फोर्स के डायनामाइजेशन के साथ में कंपेयर किया गया है कि जो हमारी मेडिसिन है, मेडिसिन को भी हम इतना डायनामिक कर देते हैं कि उनकी पावर अराउज हो जाती है, हम उसकी पावर को देख नहीं सकते हैं। हमें देखने पर वो एक केवल टिंचर ही लगेगा, वो केवल एक डाइल्यूशन फॉर्म में एक लिक्विड ही लगेगा, बट उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतनी बार सकर्षण दे दिया, इतनी बार उसके अंदर स्ट्रोक्स दे दिए हैं कि मतलब इतने माइन्यूट फॉर्म के अंदर वो चीज हो चुकी है, पर उसकी क्वालिटी बढ़ती गई है। और ट्राइचुरेशन को भी यहाँ पर उसी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि हमने उसको इतना ट्राइचुरेट कर दिया, इतना ज्यादा उसके अंदर हमने ग्राइंडिंग कर दी है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई, जहां पर क्वांटिटी कम और क्वालिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर साइंस के साथ थोड़ा बायोलॉजिकल चीजों को हमने कंपेयर किया। फिर उसके बाद स्टुअर्ट क्लॉस ने साइंस और थोड़ा सा होम्योपैथी को कंपेयर किया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं।